हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। किंग्स फार्मर एंड टाउन्स के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्वाइंस और इंस्क्रिप्शन के थ्रू कैसे हम जो है उस दौर के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और जो है उससे हमको किस किस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे उसमें क्वाइंस का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, क्वाइंस क्यों? क्योंकि क्वाइन से ट्रेड हो सकता था। ट्रेड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन बनेंगे, नए शहर, नया जो है एक्सपेंशन होगा। ठीक है, बिजनेस ग्रो होगा तो शहर डेवलप होंगे, शहर ग्रो होंगे तो साम्राज्य ग्रो होगा। तो सबसे पुराने शहर जो क्वाइंस हैं देवर कॉल्ड पंचमार्क क्वाइन। ठीक है, जो कि सिल्वर और कॉपर से लिखे गए। पंचमार्क क्यों कहते थे? करते क्या थे कि मेटल को पीट पीट करके पतली शीट बना दी, फिर उसको टुकड़ों में काट दिया गया और अलग अलग जो है उस पर निशान बना दिए जाते थे। ठीक है, आपको एक बार जो है देखने की कोशिश करते हैं पंचमार्क कॉइन जो है कैसे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पिक्चर में कुछ देख सकते हैं। तो ये सब जो है जो इसके डिज़ाइन देख रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये सब मेटल्स के टुकड़े हैं जिस पर जो है अलग अलग डिज़ाइन जो है बना दिए गए हैं। ठीक, ये सारे के सारे जो है पंचमार्क कॉइन। अभी आपको जो है बुक में भी जो है कुछ पंचमार्क कॉइन के निशान मिलेंगे। तो सबसे पुरानी, क्योंकि उस दौर में जो चीज़ें उतनी डेवलप हुई नहीं थी, सिक्के बनाने की जो सबसे पुरानी टेक्निक है वो यही था। मेटल को जो है प्लेन सरफेस किया और उस पर पीट पीट करके निशान बना दिया। कॉइन्स बेसिकली इंडिया में सिल्वर और कॉपर के ज़्यादा थे क्योंकि ये चीज़ें इंडिया में अवेलेबल थी। गोल्ड के सिक्के स्टार्टिंग में नहीं मिलते हैं। गोल्ड जो है मोस्ट ऑफ जो है रोमन ट्रेड से, रोम से जब ट्रेड होना शुरू हुआ उसके बाद ही आना शुरू होता है। अगेन जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जब भी जो कॉइन्स मिले हैं उसके सिंबल्स को पहचानने की कोशिश की गई कि ये जो सिंबल्स हैं वो किसके बने गए। बाद के कॉइन्स में जो है साफ साफ नाम लिखा मिलता था, कंटेंट लिखा मिलता था, जबकि पुराने जो सिंबल्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है निशान मिलते हैं। ठीक है, तो उससे ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये किस राजा के या किस दौर के जो सिक्के बनाए गए हैं या किस राजा ने इसको जारी किया। कई बार जो है मर्चेंट्स, बैंकर और टाउन्स पीपल भी जो है खुद के सिक्के बनाते थे। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज जैसे सिक्के सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाती है, उस दौर में ऐसा नहीं था कि सिक्का कोई भी छाप सकता था जिसके पास टेक्नोलॉजी है। या फिर इवन कि लोग करते क्या थे कि अगर आपके पास मेटल है तो आप जो है जहाँ पर सिक्के ढाले जा रहे हैं आप वहाँ जाते थे, मेटल देते थे, कुछ कमीशन देते थे और वो उसके सिक्के बना करके दे देता था। इंडिया में पहली बार राजाओं के नाम और चेहरे वाले इमेज जो है इंडो ग्रीक रूलर्स ने जो है जारी करने शुरू किए। अब ये इंडो ग्रीक रूलर्स की कहानी क्या है? तो बेसिकली जब अलेक्जेंडर जो है भारत में आता है, ठीक है, अलेक्जेंडर जो है भारत पर अटैक करता है। ठीक है, भारत पे अटैक करने के बाद ज़्यादा समय रहा नहीं और जस्ट ये पाकिस्तान बॉर्डर से ही जो है वो वापस चला जाता है। लेकिन वो चला गया, उसके साथ साथ कई जो है ग्रीक जो आर्मी कमांडर्स थे, ये लोग जो थे वो इसी इलाके में बस गए और उन्होंने इस पूरे इलाके पे बहुत सारे जो है साम्राज्य बनाए, जिसमें आपने जो है कुषाणों को देखा, ठीक है, कुषाण्स को देखा, ठीक, इसी तरह से आपने शक्सिथियंस को देखा। हालांकि ये लोग कहीं और से थे, बट ऐसे ऐसे कई सारे साम्राज्य जो है जो कि ग्रीक लोगों जो मतलब जो लोग रह गए थे उन्होंने साम्राज्य बनाए। तो यही लोग जो है इंडो ग्रीक्स कहलाए। ग्रीक्स क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिन ग्रीक थे, ग्रीस था। इंडो क्यों? क्योंकि ये टोटली जो है इंडिया में रच बस गए थे। ठीक है, कहाँ पर एम्पायर बनाया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में सबसे पहले जो है नाम और इमेज वाले सिक्के किसने चलाए? तो वो इंडो ग्रीक रूलर्स थे। ठीक, पहले गोल्ड कॉइन, जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन है, यह कब डेवलप होता है, मिलता है हमारे इंडिया में? तो फर्स्ट सेंचुरी सी में कुषाण डायनेस्टी द्वारा। ठीक, कुषाणों का फिगर अभी देखा हुआ था, कुषाण जो है पहले ही बताया था। ठीक, और इनके जो कॉइन्स की जो सबसे खास बात क्या है कि इसका वेट और क्वालिटी एग्जैक्ट जो है रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर, ईरान में जो पर्थियन लोग रूल कर रहे थे उनके कॉइन के एग्जैक्ट सिमिलर था। ऐसा क्यों किया उसने और ये कैसे उन्होंने मेंटेन किया कि हमारा सिक्का जो है उसी साइज का, उसी वेट का होगा जैसा कि जो रोम का था या फिर जैसा कि ईरान का था? ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसकी वजह क्या थी कि क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हो चुका है। तो ट्रेड डेवलप होगा तो ऐसे केस में एक्सचेंज होगा, तो लोगों को बिजनेस करने में दिक्कत ना आए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एग्जैक्ट सिमिलर कॉइन बनाए ताकि आराम से, चूँकि सारे सिक्के गोल्ड के ही होते थे, तो आराम से हम आपकी जो है गोल्ड कॉइन ले सकते थे और आप हमारे गोल्ड कॉइन ले सकते थे। इसीलिए उसने ध्यान ये चीज़ इंश्योर की जो गोल्ड कॉइन है वो एकदम से सिमिलर हो। ईरान में कौन है? तो पर्थियन और जो है रोमन एम्पायर, तो आप देख ही रहे हो। ठीक है,
तो इस दौर में गोल्ड के सिक्के बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि रोम से जो है बहुत ज़्यादा जो है इनका ट्रेड चल रहा था। इसी तरह से रोमन कॉइन के जो है बहुत बड़े ढेर जो है हमको साउथ इंडिया में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया से सी रूट से वो आते थे और जो है ओशन के आसपास वो ट्रेड करते थे। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि उन्होंने जो है कई सारे इवन के शहर तक बसा के रखे थे। तो ऐसे जो है जो गोल्ड सोने के सिक्कों के ढेर मिलते हैं, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि जो है गोल्ड की जो सोने के सिक्के जो है में ही ट्रेड होता था, रोम से ट्रेड बहुत ज़्यादा था। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है नुमिस्मैटिक्स के बारे में। नुमिस्मैटिक्स क्या है? तो बेसिकली स्टडी ऑफ कॉइन, ठीक। कॉइन्स को स्टडी करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो पहली चीज़ इमेज है तो किस राजा का है, स्क्रिप्ट है तो कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। फिर जो मेटल की क्वालिटी क्या है, अच्छी है बुरी है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्वालिटी स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई कॉइन्स ऐसे थे जो ट्राइबल राजाओं ने बनाए, मतलब जो छोटे छोटे कबीलाई समाज थे उन्होंने ही बनाए, जैसे कि यौधेय समाज जो कि जो है पंजाब हरियाणा के आसपास बसा था, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है कुछ पंचमार्क कॉइन दिख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस कॉइन पर जो है सिर्फ कुछ निशान बने हुए हैं, कोई नाम नहीं लिखा। अगेन ये एक जो है यौधेय कॉइन का जो एक सिंबल है जिसमें एक चेहरा दिख रहा है, साइड में जो है कुछ निशान बने हुए हैं यहाँ पर जो है। लेकिन यहाँ देखोगे ये जो कॉइन्स हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं और ये जो है गुप्ताज़ के कॉइन हैं जो कि आप बेहद खूबसूरत है क्योंकि साफ साफ यहाँ पर आपको चेहरे देख सकते हैं और राजा की इमेज दिख सकती है, ठीक है। तो इंडिया में जो सबसे शानदार सबसे खूबसूरत कॉइन मिलते हैं वो गुप्ताज़ पीरियड के था। नो डाउट टाइम बीत चुका है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेहतर हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक। तो रोम से जो बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था जिससे कि सोने के सिक्के मिल रहे थे और इस सोने के कारण राजाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। 6th सेंचुरी के बाद से सोने के सिक्के मिलने कम हो जाते हैं। नंबर 1 था जो गोल्ड कॉइन है वो कम हो जाता है। याद रखिए, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि अब इस पर एक सवाल आता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब सोने के सिक्के कम मिल रहे हैं, इसका मतलब गोल्ड की क्राइसिस हो गई थी, मीन्स जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कम हो गया था, ठीक है। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे सिर्फ एक ही जगह कर्नाटका में कोलार की एक खान है, वहीं से गोल्ड मिलता है, ठीक है। बाकी सारा जो इंडिया मोस्ट ऑफ जो गोल्ड आ रहा था सब रोम से ट्रेड से आ रहा था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सोने के सिक्के कम इसलिए भी हो गए क्योंकि जो है रोम से ट्रेड ख़त्म हो गया। नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग, जो गुप्ताज़ के जो सोने के सिक्के हैं उनके जो है गोल्ड की क्वालिटी गड़बड़ है, मीन्स उसमें मिलावट की गई है। जो अर्ली जो है कुषाण के या उस दौर के जो है 1st सेंचुरी के आसपास के जो गोल्ड के सिक्के हैं वो प्योर शुद्ध सोने के सिक्के हैं, कोई मिलावट नहीं। जबकि बाद के सोने के सिक्कों में मिलावट होनी शुरू हुई तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद जो है यूरोप से सोने का इंपोर्ट कम हो गया होगा, ट्रेड कम हो गया होगा, इसलिए जो है सोने में मिलावट शुरू हो गई और सोने के सिक्के कम मिल गए। और शायद इसीलिए जो है जो सरकारें थी, राज्य थी, गवर्नमेंट थी या राजा लोग थे, उनकी इनकम कम हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ दूसरे लोग वो कुछ दूसरा जो है आर्गूमेंट देते हैं। उनका कहना ये है कि ठीक है 6th सेंचुरी, याद रखिए BC की बात नहीं हो रही, AD की बात हो रही है। 6th सेंचुरी के बाद जो है गोल्ड के सिक्के नहीं मिले या कम मिले या क्वालिटी डल हुई, लेकिन इस दौर में इस बात के एविडेंस मिलते हैं कि कई नए नए शहर डेवलप हो रहे थे, नए ट्रेड रूट्स बन रहे थे, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर सिक्के कम भी मिले तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि साहब लोगों ने जो है या तो जो है लोग जिन होता क्या, सोने का सिक्का अगर ज़मीन के अंदर मिलेगा तो आप सरकार को तो बताने जाओगे नहीं, आप सीधा कोशिश करोगे कि वो सिक्का उठा के जेब में रख लें, बहुत कीमती होगा। होता क्या था उस दौर के सिक्के भारी भी बहुत होते, काफ़ी बड़े साइज़ के जो है और काफ़ी भारी होते थे। कई बार एक तो सोना वैसे ही बहुत भारी होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं साइज़ में भी काफ़ी बड़े बड़े होते थे। तो ऐसे केस में अगर मान लो आपके घर के नीचे सोने का सिक्का मिलेगा तो आप सरकार को दोगे कि उठा के खुद जेब में रख लोगे। हालांकि यह गैर कानूनी है, आपको सोना जो है अगर आपको ज़मीन के अंदर कुछ भी मिलता है सरकार को देना होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि बाद के पीरियड में जो सोने के सिक्के रहे हों ये लोगों ने उठा कर रख लिए। नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, इंडिया पर जो अटैक्स हुए हैं मल्टीपल टाइम्स, जब आप 11th सेंचुरी के बाद की कहानियाँ देखोगे बार बार अटैक हुए और खूब सारा सोना चांदी जो है लूट करके ले जाया गया। तो हो सकता है कि बाद के दौर के जो सिक्के थे ये सारे लूट लिए गए हों। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, एक और बड़ा प्रूफ मिलता है कि बाद के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो टेक्स्ट हैं, इसमें गोल्ड कॉइन का रेफरेंस खूब मिला है। तो हो सकता है कि साहब बाद में भी जो है गोल्ड बहुत बड़ी अमाउंट में रहे हों
लेकिन जो है वो सोने के सिक्कों की जो है हमको एविडेंस नहीं मिले। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ हमने नहीं देखी है इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, जैसे ग्रेविटी को हम नहीं देख पाते कि अर्थ कोई जो है चीज़ों को खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी है तभी तो कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है। तो वैसे ही जो है हिस्टोरियन कहते हैं कि साहब उस दौर में भी इंडिया रिच रहा था, गोल्ड कॉइन रहे थे, ये चांस की बात है कि हमें एविडेंसेस कम मिले हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर है जो कि अशोका के एक स्क्रिप्ट का है, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अशोका का इंस्क्रिप्शन है जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिला गया। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो कि ये जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट के लेटर्स हैं और ये देवनागरी स्क्रिप्ट के लेटर्स हैं। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर जैसे दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें एकदम से अलग अलग हैं। ये जो है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही होगी। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर जो है एक पूरा का पूरा जो है सेक्शन होता है हिस्ट्री का, जहाँ पर जो है इन चीज़ों को पढ़ना सिखाया जाता है। बैक टू बेसिक्स, हाउ आर द इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड, कि ये जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं इनको कैसे पढ़ा गया। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी दैट इज़ ब्राह्मी। ब्राह्मी को कैसे पढ़ा गया, तो इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेज रही हैं प्रेजेंट टाइम में उसमें मोस्ट ऑफ जो है अब ब्राह्मी से ही निकल करके आई हैं। ठीक है, और यही ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है अशोकन के इंस्क्रिप्शन में भी जो है यूज़ हुई है। तो ऐसे केस में 18th सेंचुरी में जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने इंडियन जो है मतलब इंस्क्रिप्शन को पढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया, कई सारे इंडियन जो है पंडितों को बुलवाया। ये हर मंदिर से नहीं पकड़ा, उन विद्वान पंडितों को बुलाया जो कि पुराने दौर की जो है देवनागरी या बंगाली लैंग्वेज को अच्छे से जानते थे। बंगाली क्यों पकड़ा, क्योंकि कलकत्ता के आसपास बैठे हैं तो बंगाली लोग को मिलना स्वाभाविक ही थे। ठीक है, तो वो पुराने जो है जो बड़े बड़े मंदिर के जो पुराने पंडित थे उनको बुलवाया कि साहब आप जो है इन लैंग्वेज को पढ़ने में हेल्प कीजिए, और उनके साथ साथ बैठ करके उन्होंने उन लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश की। अब एक और समस्या आ रही थी, जो स्कॉलर्स थे वो ये मान के चल रहे थे कि सारे इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत में लिखे होंगे। क्यों, क्योंकि पंडितों से पूछे कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत। साहब आपकी जो धार्मिक किताबें किस में लिखी जाती है, संस्कृत। तो पंडित लोगों ने कहा कि नहीं साहब सारी ये सब संस्कृत ही होगा। उनको भी एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन यूरोपियंस ने जब बार बार चीज़ों को मैच कराया और फिर ये उन्होंने महसूस किया कि साहब ये चीज़ संस्कृत तो बिल्कुल नहीं है। और फाइनली बाद में पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है। कई बार जो है आजकल जो है फेसबुक व्हाट्सएप पे आप अक्सर रह के आता है कि साहब ये अंग्रेज़ों ने भारत का इतिहास बर्बाद कर दिया, जो कम्युनिस्ट लोग हैं उन्होंने जो है भारत के इतिहास से खूब सारी गड़बड़ की, भारत का इतिहास जो है हमको सही तरीके से नहीं बताया। जबकि सच ये है कि आज हम भारत को जितना भी जानते हैं इंडियन हिस्ट्री को, उसमें से खासकर एंशियंट हिस्ट्री जिस पर कि जो है आज का हिंदू राष्ट्रवाद गर्व करता है कि भारत के अतीत के महाराजा बहुत महान थे, उनके बारे में 80 to 90% जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं अंग्रेज़ लोगों ने की, या फिर जो है अर्ली दौर के सो कॉल्ड जो है कम्युनिस्ट थिंकर्स ने निकाली है। ये अब जो है उन्हीं चीज़ों को रीराइट किया जा रहा है या नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिक्स करके जो है पता लगाया जा रहा है। तो इस तरह से ब्राह्मणों के साथ बैठ करके, चूँकि उस दौर में सबसे बड़े स्कॉलर्स ब्राह्मण्स ही थे इसलिए उनको लेना मजबूरी थी या स्वाभाविक ही था, तो जेम्स प्रिंसेप जो है फाइनली अशोकन इंस्क्रिप्ट को 1838 में पढ़ते हैं। याद रखिए ये जो है एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। 1838 में इसको पढ़ने में हो पाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं जेम्स प्रिंसेप कौन थे। तो बेसिकली अशोकन जो है इंस्क्रिप्ट को पढ़ा था। ठीक है, कब पढ़ा था, 1838 में। ठीक, आगे चलते हैं। एक जो खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन है इसको कैसे पढ़ा गया, खरोष्ठी कहाँ मिली है, तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो पाकिस्तान साइड है वहाँ पर जो है ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट में जो है ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो इसी दौर में कुछ इंडो ग्रीक रूलर्स थे जिन्होंने जो अपने क्वाइंस जो है जारी किए। इंडो ग्रीक रूलर्स, अगेन इंडो ग्रीक के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया, फिर से भूल गया हो तो पीछे जा कर एक बार देख लेना। ये वो ग्रीक रूलर्स थे जो कि इंडिया में आके बस गए थे और इंडियन कल्चर में जो है टोटली जो है ढल गए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ सिक्के जो है 2nd to 1st सेंचुरी BC के आसपास सिक्के जारी किए थे जिसमें उन्होंने दोनों ही स्क्रिप्ट यूज़ किया था, खरोष्ठी स्क्रिप्ट भी यूज़ किया, एट द सेम टाइम ग्रीक स्क्रिप्ट भी यूज़ किया। ठीक है, दोनों में ही जो है उन्होंने अपनी बातें लिखी। यूरोपियन स्कॉलर्स ने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ लेटर्स हैं दोनों के सेम हैं। जैसे कि ए जो टर्म है वो जो है इसमें, जैसे राजा का नाम था अपोलोडोटस,
तो ए जो है उनको खरोष्ठी लैंग्वेज में भी दिख रहा है और ग्रीक में भी जो है दिख रहा है। तो धीरे धीरे उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि शायद जो है दोनों नाम सेम है, जो खरोष्ठी में लिखी हुई है और ग्रीक में जो लिखा दोनों सेम है। तो इस तरह से वर्ड्स को मैच करा करा करके फाइनली खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन को भी समझा गया, क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ने के कारण प्राकृत लैंग्वेज तो पता चल ही गई थी। तो एक चीज़ समझ में आ गई थी कि शायद ये इंस्क्रिप्शन जो है उसी राजा का हो सकता है जो कि जो है अशोक थे, ठीक है। और फाइनली जो है बाकी सारे से मैच करा करके खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन को भी जो है अच्छे से पढ़ लिया गया। हिस्टोरिकल एविडेंसेज फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन जो बातें बताती है क्या हम उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं और वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब जो है अशोका के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। अशोक कौन? अशोक जिनके बारे से जहाँ से कहानी हमारी शुरू हुई थी फिर हम वहीं आ चुके हैं। अशोक के जो 99% जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें अशोक का नाम ही नहीं है। क्या नाम यूज़ होता है? देवानाम प्रिय मीन्स देवताओं का प्यारा, देवानाम देवताओं का, प्रिय मीन्स प्रिय संस्कृत का, ठीक है, देवताओं का प्यारा, और प्रियदस्सी मीन्स जो कि बहुत प्यारा दिखता हो। तो राजा का नाम क्या यूज़ हो रहा है? देवानाम प्रिय प्रियदस्सी, देवताओं का प्यारा और खुशनुमा दिखने वाला जो है राजा। तो नाम ही नहीं है, तो समझ में नहीं आया कि ये किसने लिखा। फाइनली सिर्फ एक या दो इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले जो जहाँ पर अशोक का नाम मिलता है। तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप देख सकते हो अशोक के इंस्क्रिप्शन जो है हिंदुस्तान के बहुत बड़े इलाकों में मिले हैं। आप फिर से जो है हम देख लेते हैं, ये आप देख सकते हो इतने सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। लेकिन गुजरात में एक जगह है मस्की, ठीक है, मस्की। तो मस्की से जो इंस्क्रिप्शन मिला है वह सिर्फ वहीं पर जो है अशोक का नाम मिलता है, बाकी कहीं जो है ये नाम नहीं मिलता। याद रखिए ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये सब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो मस्की में ही जो है नाम मिला। तो इस तरह से 50 इंस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद फाइनली जो है एक चीज़ पता चलती है कि साहब ये जो राजा है जिसने इतने सारे इंस्क्रिप्शन बनवाए हैं इसका नाम अशोक था। अगेन जब भी राजा लोग जो लिखवाते थे कई बार जो है वो अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के लिखाते थे, ठीक है। फिर अगेन वो उस पर थोड़ा सा आगे देखेंगे, थोड़ा सा बीच में छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। इंस्क्रिप्शन को पढ़ते समय क्या कंटेंट है, किस स्टाइल में लिखा गया, क्या लैंग्वेज है, पैलियोग्राफी, एपिग्राफी, इन सारी चीज़ों को स्टडी करके जो है फिर समझने की कोशिश की जाती है कि ये किस समय बनाया गया, ठीक है, किस तरह से जो लैंग्वेज है, जब अगर डेट नहीं लिखी है तो लैंग्वेज के स्टाइल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें पता चलती है। अब जो बढ़ा चढ़ा के लिखने की बात आती है उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। द ऑर्डर ऑफ द किंग, देवानाम प्रियदस्सी कहता है, मीन्स अशोक ही है, कि इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजिंग अफेयर, कि पुराने दौर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई अफेयर ही नहीं था, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सिस्टम ही नहीं था और कोई भी जो है रेगुलर रिपोर्ट्स नहीं मंगवाता था, ठीक है। लेकिन मैंने ये पूरा अरेंजमेंट किया है और प्रतिवेदक यानी कि जो रिपोर्टर्स हैं वो मुझे हर जगह ला करके इन्फॉर्मेशन ला के देते रहते हैं। मैंने उनको साफ साफ आदेश दिया है कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं खाना खा रहा हूं या फिर इनर अपार्टमेंट में हूं, अपनी रानियों के साथ हूं, अपने बेडरूम में सो रहा हूं, गौशाला में हूं, या फिर जो है पालकी में हमको लोग ले जा रहे हों या गार्डन में हों, लेकिन मुझे हर पल इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे जो है लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अशोक क्या कहता है कि पुराने दौर में जो है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, न ही कोई रिपोर्ट मंगवाता था। बट हमें पता है कि अशोक जिस महान साम्राज्य पर रूल कर रहा था, इतना बड़ा जो इलाके पर रूल कर रहा था, इस इलाके का जो 90% हिस्सा है ये उसके जो है दादा ने बनाया था, ठीक है। सिर्फ ये कलिंग का छोटा सा हिस्सा है जो कि जो है उसके हाथ में नहीं था, जिसको अशोक ने कब्जा किया। अब सवाल यह है कि इतने बड़े इलाके पे अगर कोई राजा रूल कर रहा है तो क्या उसके पास बिना रिपोर्टिंग के रूल हो जाएगी? तो अगर कहीं विद्रोह हो रहा है तो क्या राजा को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती होगी? तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं राजा लोग जो है थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते थे, या फिर ये हो सकता है कि पुराने दौर में जो रिपोर्टिंग की कंडीशन थी वो उतनी इम्पॉर्टेंट, मतलब उतने ब्रॉड लेवल पे ना हो, अशोक ने उसको और ज़्यादा सिस्टमैटिक कर दिया। मीन्स पहले जैसे महीनों महीनों में रिपोर्ट आती हो तो हो सकता है इसने ऑर्डर दिया हो कि हर हफ्ते हमको रिपोर्ट चाहिए, लेकिन ये कहना कि पहले रिपोर्टिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं थी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य जो है अगर उसमें इन्फॉर्मेशन ना हो, सीधी सी बात है। आज जो है आज चीन को ले 2020 में शूटिंग हो रही, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और चीन के साथ टेंशन चल रही है, तो दिल्ली में बैठे बैठे स्टेप्स क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि हर पल जो है जो दिल्ली सरकार है
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगातार जो है गलवान और दूसरे हिस्सों में जो चीन से प्रॉब्लम चल रही है उसकी डेली रिपोर्ट मिल रही है, तभी तो वो यहाँ से प्लान कर पा रहे हैं कि नहीं साहब हमको चीनी चीज़ों का बायकॉट करना है, चीन के साथ ट्रेड रिलेशन ख़त्म करने हैं। तो बॉर्डर मजबूत रहे इसके लिए जो है रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें हमको बार बार ये देखने को मिलता है कि राजा लोग जो है अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं, तो इसलिए जो है हम पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इस पैराग्राफ में वही बातें हैं कि अशोक के स्टेटमेंट पूरी तरह से हम सच नहीं मान सकते। एक और एविडेंस मिलता है कि अशोक जो है ये कहता है कि जो है हम बहुत दुखी थे, ठीक है। अशोक के इंस्क्रिप्शन में ये बात आती है कि साहब कलिंग वार के कारण हम बहुत ज़्यादा दुखी थे, ठीक। अगेन जो है यहाँ पर सॉरी ये नीचे है, ठीक है, थोड़ा सा हम उस पर बाद में आएंगे, ठीक। आप यहाँ पर जो है इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ते समय आपको कुछ वर्ड जो है ब्रैकेट्स में दिखेंगे, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे पॉसिबली इन पैलेक्विन, तो कुछ वर्ड्स जो है आप इंस्क्रिप्शन में नहीं थे तो लोगों ने अपने हिसाब से डाले। जैसे वो लिखा कि चाहे मुझे ढोया जा रहा हो, सीधी सी बात है, किस में ढोया जा रहा होगा, तो हो सकता है कि राजा जो है एक पालकी में बैठ करके कहीं जा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कई बार जो है इंस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड्स अपने मन से डालने पड़ते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि उसकी मीनिंग चेंज ना हो, ठीक है। तो ये भी जो है थोड़ा सा मुश्किल काम था। यहाँ पर अगेन एक इंडो ग्रीक राजा थे मिनांडर, ये उनके कॉइन है, यहाँ पर राजा की इमेज दिख सकती है और ऊपर जो है वर्ड्स में उनके नाम देख सकते हैं। अब हम आते हैं द एंग्विश ऑफ द किंग, एक राजा का पश्चाताप सॉरी देवानामपिय प्रियदर्शी, जो कि जो है जब 8 साल जो है रूल कर लिए, मतलब राजा बनने के 8 साल बीत गया, तब उन्होंने कलिंग पर अटैक किया और उसको जीत लिया। इस पूरे युद्ध में 150 मतलब जो है 1.5 लाख लोग जो है वो घर छोड़ करके भाग गए, ठीक है। लगभग 1 लाख लोग जो है मारे गए, 1 लाख लोगों को मार डाला गया और भी जो है कई सारे लोग दूसरी तरह से मर गए। इसके बाद जो है कलिंग पूरी तरह से कब्जा तो हो गया, लेकिन जो देवानामपिय हैं मतलब जो अशोक हैं उनको बहुत दुख हुआ, उनको लगा कि शायद यह चीज़ सही नहीं थी। इसके बाद जो है वो टोटली जो है धम्म की ओर मुड़ गए और उन्होंने जो है धर्म से प्यार करना सीखा। उन्होंने जो है लोगों को इंस्ट्रक्ट किया कि सभी लोग धर्म का पालन करें, ठीक है। और जो है तो यहाँ पर जो है और यह जो है देवानामपिय का पश्चाताप है, ठीक है। आप देखोगे तो कुल मिला के बुद्धिस्ट माइथोलॉजी कहानी ऐसे कहती है कि साहब जब कलिंग जो है उन्होंने जीत लिया तो उसके बाद से इतनी सारी मौतों को देख करके उनको कई रात नींद नहीं आई, वो बहुत दुखी थे। तो बहुत सारे ब्राह्मण्स को बुलाया, वो लोग उनको बहुत समझाया कि साहब जीना मरना नॉर्मल है, आप राजा हैं, आपके लिए लड़ना ज़रूरी है। फाइनली जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं, वो उनको बताते हैं कि राजा तुम्हें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जो है सिर्फ ज़मीन जीते हैं, तुम्हें जो है लोगों का हृदय जीतना है और आप खुश तब होगे जब आप दूसरों को खुशियाँ बांटोगे, ठीक है। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी है जिसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने क्योंकि लोगों को दुख दिया है तो लोग भी जो है अपने मन से बद्दुआएं दे रहे हैं जिसके कारण आप दुखी हैं, इसलिए लोगों में खुशियाँ बांटिए। और उसके बाद से अशोक ने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। ये बात जितनी अशोक के लिए सही थी उतनी बातें हमारे लिए भी सही है। लाइफ स्किल है कि सीधी सी बात है, अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं, किसी को से मारपीट कर लेते हैं तो ठीक है, भले हम जीत जाएं तो मन में डर बना रहता है कि अगला हमसे बदला ज़रूर लेगा, मन में गुस्सा या डर बना रहता है। दूसरी ओर अगर हम किसी से प्यार से जीतते हैं, ठीक है, उसकी कुछ गलतियों को माफ़ भी कर देते हैं तो हमें भी सुकून से नींद आती है और अगला भी जो है शांत होकर के सो पाता है। तो यहाँ पर जो है हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अशोक कितना दुखी रहा है और कि उसको हर पिलर में ये बात लिखवाता रहता है कि जो है कि साहब कलिंग में इतने सारे लोग मर गए तो मैं उससे बहुत दुखी हूँ और इसीलिए सबको कह रहा हूँ कि सब लोग धर्म का फॉलो करें। अब अगेन जो अशोक के जो है उड़ीसा में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें ये स्टोरी ही गायब है कि अशोक जो है उड़ीसा में इस मर्डर के कारण दुखी था, इसकी कोई स्टोरी ही नहीं है। तो ऐसे केस में एक सवाल आता है कि अशोक अगर वाकई दुखी थे, अगर वाकई पश्चाताप करना चाहता था तो ये बात जो है उड़ीसा के लोगों को भी बोलना चाहिए था। सीधी सी बात है, अगर जो है हमने आपकी पिटाई की, इमेजिन करो कोई किसी ने किसी को पीटा और वो उसको वाकई लग रहा है उसने गलत किया है तो माफ़ी तो उनसे मांगनी चाहिए ना। आप चौथे आदमी पाँचवें आदमी के सामने आप माफ़ी के लिए रो रहे हो तो क्या मतलब है? जिसके सामने गलती की उनसे माफ़ी मांगो, उनको बताओ कि साहब हम दुखी हैं। लेकिन उड़ीसा में ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, तो इससे लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वो वाकई दुखी हो और हो सकता है कि ये सब जो है सिर्फ दिखावा रहा हो। बट एक चीज़ है, अशोक ने शांति का पालन किया था
थोड़ा सा तो हर राजा में ईगो होता ही है, तो हो सकता है शायद इस ईगो के कारण जो है उसने अब उड़ीसा में ये चीज़ नहीं लिखवाई, बट दुख तो उसको हुआ था। अदरवाइज़ जो है उसका पूरा जो बात की हिस्ट्री है, कोई लड़ाई का रेफरेंस नहीं मिलता, शांति की बात करता, और जो उसके जो कार्य थे कि उसने जो है पेड़ पौधों जानवरों तक के लिए काम किए, तो इससे लगता है कि नहीं, वो वाकई एक अच्छा आदमी रहा था। द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, और क्या क्या लिमिटेशन है। एक तो ये हो गई कि राजा लोग झूठ बोलते थे, ठीक है। दूसरी बात, वर्ड्स की मीनिंग बदल जाती थी। एक और चीज़, जो लेटर्स हैं चूँकि हज़ारों साल तक चूँकि पत्थरों पे लिखे गए, दीवारों पे लिखे गए, तो समय के साथ बाढ़ आई, बारिश आई, टूट गए, तो जो वर्ड्स हैं वो कुछ गायब हो गए, ठीक है। इसलिए उनको जो है रिकन्स्ट्रक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार जो इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज है वो पढ़ ही नहीं पाए। इंडिया में एक स्क्रिप्ट है संख स्क्रिप्ट, और ऐसे ऐसे कई सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो आज तक नहीं पढ़े गए, ठीक है। कई बार कुछ लेटर्स मिस हो गए, जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए, अटैक हुआ, उन मूर्तियों को तोड़ डाला गया, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ पाना जो है बहुत आसान नहीं होता। कई बार क्या होता है, वर्ड्स की मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे जो आप हिंदू या हिंदुस्तान वर्ड पढ़ते हो, वो बेसिकली जो है इस पाकिस्तान के इलाके के लिए बनाया गया था। बेसिकली जो इंडस रिवर है, एक मिनट रुको, इसमें जो है साफ़ है, जो इंडस रिवर थी, ये बेसिकली इस इलाके के लोगों के लिए जो है, इंडस का असली नाम है सिंधु, सिंधु को ईरानियन लोगों ने हिंदू पढ़ा था। तो इस जो पाकिस्तानी इलाका है, इस इलाके के लोगों को जो ईरानी लोगों ने हिंदू कहा था, ठीक है, और इसको हिंदुस्तान कहा था। मिडिल एज में आते आते नॉर्थ इंडिया हिंदुस्तान बना, और आज के दौर में ये पूरा इंडिया हिंदुस्तान है। तो समय के साथ वर्ड्स की मीनिंग चेंज हो जाती है, तो ऐसे केस में इंस्क्रिप्शन को पढ़ना और मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में जिसने लिखवाया वो क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेटर्स ख़राब हो सकते हैं, अब जो इंस्क्रिप्शन है वो डैमेज हो सकता है, वर्ड की मीनिंग डैमेज चेंज हो सकती है। एडिशनली जो इंस्क्रिप्शन है, हो सकता है लोग उस वो लैंग्वेज ही भूल चुके हों, तो इस कारण जो फिर राजा झूठ भी बोल सकता है कि जो है हमने यहाँ विजय प्राप्त की, और कोई हो सकता है उसने झूठ बोला हो। तो इसी कारण जो इंस्क्रिप्शन से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर हमेशा डिबेट चलते रहते हैं कि कितना सच है, क्या कुछ रहा है। लेकिन हज़ारों की संख्या में इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, और सभी पब्लिश भी नहीं हो पाए, सभी डेसिफर और ट्रांसलेट भी नहीं हो पाए। आज भी जो आप गांव-गांव अलग अलग इलाकों में आपको बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी जिनके बारे में इतिहास आज तक नहीं पता। आप इवन कि असम का एक फेमस शहर है तेजपुर, जो कि जो है इसकी कल्चरल कैपिटल भी है। मैं फ़िलहाल ये वीडियो वहीं शूट कर रहा हूँ। आप देखोगे ये जो शहर है, यहाँ पर मूर्तियों के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, खूब सारी मूर्तियाँ मिली है, शानदार टेम्पल्स मिले हैं, बट आप जब पूछोगे ये किसने बनाए हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। बस एक कहानी मिल जाती है चित्रलेखा की, और जो है चित्रलेखा की, बट याद रखिए वो एक काल्पनिक कहानी है। थोड़ी बहुत स्टोरी सच हो भी सकती है, बट एक्चुअल में वो मंदिर किसने बनाया इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो इस तरह से इंडिया का इतिहास, इंस्क्रिप्शंस, ये सब जगह जगह बिखरा पड़ा हुआ है, और शायद जो है उनका जवाब कब कैसे मिलेगा किसी को पता नहीं, और हिस्ट्री जो है लगातार रीराइट की जाती रहेगी। एक और समस्या है, ठीक है। अब इसमें जो है जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बेसिकली वो राजाओं के बारे में मिले हैं, ठीक है, राजाओं या फिर ट्रेड यूनियंस के बारे में, वो जो बिजनेसमैन लोग थे जिन्होंने डोनेशन दिया था। लेकिन जो कॉमन लोगों की फीलिंग्स है वो इंस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं बताते। जैसे कि जो है आज जो किसान लोग, उनकी डेली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या थी, उनकी डेली लाइफ में क्या खुशी और क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक, ये बात जो है इंस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया, राजाओं ने या बड़े बिजनेसमैनों ने। तो कॉमन लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये भी एक बड़ी बात है। फिर कॉमन लाइफ के बारे में नहीं पता चलता, सिर्फ यूनिक इवेंट्स के बारे में, ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे राजा जो गद्दी बैठा उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अशोक ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी उसका इन्फॉर्मेशन मिला, बट अशोक की लाइफ में और क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। तो ये भी एक समस्या है इंस्क्रिप्शन के बारे में। एक पूरा क्वेश्चन मिलता है कि इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते समय हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए या क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको लिखने हैं। एडिशनली इंस्क्रिप्शन जो है उनका पर्सपेक्टिव बताती है जिन्होंने उनको अपॉइंट किया हुआ है। सीधी सी बात है, अगर कोई घटना हुई हम आपसे पूछेंगे तो आप अपना व्यू बताएंगे। जैसे दो बच्चों में झगड़ा होता है तो ए से पूछेंगे तो ए कहेगा नहीं साहब हम सही थे, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। बी से पूछोगे कहेगा हम सही हैं, ए ने बदतमीजी की। तो हमेशा ये इंस्क्रिप्शन जो है वो उसका व्यू बताता है जो कि जो है जिसने लिखवाया। सीधी सी बात है, हम अशोका के इंस्क्रिप्शन को जानते हैं तो हमको अशोक का व्यू सही लगता है। मे बी कलिंग के लोगों की कहानी सुनेंगे तो कुछ और कहानी मिलेगी, लेकिन कलिंग के लोगों ने इंस्क्रिप्शन लिखा नहीं।
तो ये सारी बातें हैं। इस तरह से जो एपिग्राफी है जिसके तहत इंस्क्रिप्शन को पढ़ा जाता है, उससे जो है हमको पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उस दौर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अच्छा, इंस्क्रिप्शन होते भी छोटे थे, ठीक, बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखी जाती। बेसिकली ये पोएम होते थे इंस्क्रिप्शन, और उसी पोएम में सारी बातें लिखी जाती थी, तो बहुत एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक। इसके बाद आजकल जो है आप चीज़ों को समझने के लिए, अच्छा, पुराने दौर में इंस्क्रिप्शन सिर्फ राजाओं के बारे में है, राजाओं बड़े बिजनेसमैन में। 19th सेंचुरी तक आते आते जो हिस्टोरियन है उनका फोकस जो है राजा से हट करके उस दौर के सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस पे आने लगा, ठीक है, कि सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आती है। और जो रिसेंट जो डिकेड्स हैं और अब जो नई स्टडी हो रही है उसमें फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे, जो ट्राइबल्स थे, जो कि जो पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी, इनके बारे में इतिहास पता लगाया जाए। अगेन इंस्क्रिप्शन इन सबको इग्नोर करता है, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। यहाँ पर आपको एक कॉपर प्लेट्स आपको दिख रही है जिसमें जो है किसी ब्राह्मण या किसी मंदिर को दान दिया गया होगा। आप देख सकते हो कि कॉपर के प्लेट्स पर काफ़ी गहरा निशान बना करके इन्फॉर्मेशन लिखी गई है और सबको जो है एक रिंग से जो है बांध दी गई है। जस्ट पीछे इसका सील छिप गया है। यहाँ पर एक सील होती थी जो इस बात को ऑथेंटिकेट करता था कि इसको राजा नहीं बनाया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, 600 से 500 BC तक पैडी का ट्रांसप्लांटेशन शुरू होता है और गंगा वैली में शहर बनने शुरू होते हैं। इंडस वैली में बहुत पहले लगभग 2500 BC, गंगा वैली में 600 BC के आसपास, और इसी टाइम महाजनपद आते हैं और पंचमार्क क्वाइन बनते हैं। 500 to 400 BC मगध जो है पावरफुल होने लगता है। 327 से 325 जबकि मैसिडोनिया जो है का अलेक्जेंडर जो है भारत पे अटैक करता है। 321 जो चंद्रगुप्त मौर्य ये राजा बनता है। 272 68 से 231। अब ये दो डेट क्यों आ रही है? अब कुछ लोग मानते हैं कि 268 में अशोक राजा बना था, कुछ लोग मानते हैं 272 में जो है राजा बना था। तो कुछ लोग कहते हैं हो सकता है कि अशोक ने जो है एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि अशोक ने अपने भाइयों को मार करके राजा बना था। तो कुछ लोग मानते हैं कि 268 से लेके जो 272 से 268 BC तक जो है, चूँकि BC का डेट है तो उल्टा चलता है, 272 से 268 के जो 4 साल हैं हो सकता है ये भाइयों से लड़ाई में बीते हों, इसीलिए ये डेट जो है गड़बड़ मिलता है, ठीक है। तो अशोक का पीरियड कब है? 272 या फिर 268 से 31 तक। 68 से 72 का पीरियड क्या है? हो सकता है कि अशोक जो है भाइयों से लड़ रहा हो राजगद्दी पाने के लिए। अब मौर्यन एम्पायर ख़त्म कब होता है? तो 185 BC में। 200 से लेकर के 100 BC तक इंडो ग्रीक रूलर नॉर्थ वेस्ट में है, चोला चेरा पांड्या साउथ में है और सातवाहन जो है दक्कन में है, ठीक। 100 BC के आसपास शक रूलर आ रहे हैं सेंट्रल एशिया से और जो है नॉर्थ वेस्ट में आके बसते हैं। रोम से ट्रेड शुरू होता है और गोल्ड के सिक्के खूब मिलते हैं। 78 सी अगेन क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मीन्स कि श्योर नहीं है, कनिष्क राजा बनता है। 100 से 200 सी तक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिलना शुरू होते हैं जिसमें सातवाहन और शक राजाओं के जो है लैंड ग्रांट्स की डिटेल मिलती है। 320 में CE मतलब अब AD में हम आ गए हैं, गुप्ता रूल जो है शुरू होता है। 335 to 375 यहाँ पे समुद्रगुप्त जो कि गुप्तों का सबसे पावरफुल राजा था उसका पीरियड आता है। 375 से लेके 455 चंद्रगुप्त सेकंड, और इसी टाइम वाकाटक जो है साउथ में जो है राज कर रहे हैं, ठीक है। इसी चंद्रगुप्त की बेटी थी प्रभावती गुप्त जिसकी वाकाटक राजा से शादी हुई थी। 500 से 600 सी चालुक्य डायनेस्टी आती है कर्नाटका में और पल्लव जो है तमिलनाडु में आते हैं। 606 से 647 हर्षवर्धन एक राजा बनता है कन्नौज में, और इसी टाइम चाइनीज़ पिलग्रिम जुआनजांग इंडिया घूमने आता है बुद्धिस्ट किताबों को लेकर के। कभी मौका मिले जुआनजांग की भी कहानी पढ़ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 712 पहली बार अरब कॉन्कर जो है, अरब लोग जो है इंडिया में एंटर करते हैं और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया था। ज़्यादा रेफरेंस नहीं है बट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट डेट है 712, ठीक है, जब अरब ने सिंध पर कब्जा किया। मे बी एग्जाम पर्पज से यहाँ इंपॉर्टेंट ना हो बट आगे जो है ये डेट जो है आपको इंपॉर्टेंट वे में मिलेगी। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। कोई कन्फ्यूज़न? और ये रहा होगा एपिग्राफी, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनती है, जिसने सारे इंस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। 18010 कॉलिन मैकेंजी ने लगभग 8000 इंस्क्रिप्शन जो है जो पता लगाए जो कि संस्कृत और द्रविडियन में थे, ठीक है। संस्कृत उनको लग रहा था, बाद में पता चला इसमें काफ़ी सारे तो ब्राह्मी और जो है प्राकृत हैं, ठीक है। 1838
जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन की स्क्रिप्ट को पढ़ लिया ब्राह्मी को। 1877 अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन के सेट को पब्लिश किया। 1886 एपिग्राफिका कर्नाटका जो बहमनी राज्य के बारे में बहमनी कह रहा हूँ, विजयनगर राज्य के बारे में, जो कि अभी आपको आगे मिलेगा, उसके बारे में जो है पूरा का पूरा बुक पब्लिश किया। 1888 फर्स्ट इश्यू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका, पूरे इंडिया के सारे इंस्क्रिप्शन की डिटेल दी। 86 में सिर्फ कर्नाटका और जो है विजयनगर एम्पायर के इंस्क्रिप्शन को पढ़ के बताया, उस पर किताब छापी। और 1888 में पूरे इंडिया के इंस्क्रिप्शन पर किताब छापी। 1865 से 6 में जो डीसी सरकार थे, इन्होंने फिर से और बड़े लेवल पे इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी जो है ये पब्लिश की थी। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।